Hello friends, welcome to my YouTube channel Edu Ashram. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हम लोग को जो नया सिलेबस रिवाइज करके 30% रिड्यूस करके जो मिला हुआ है उसका कुछ पोर्शन इसमें से हटाया हुआ है, कुछ पोर्शन बाकी है दिया हुआ। जो नया सिलेबस है उसका मैं वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पर डाल दिया हूँ, वहाँ से आप लोग विज़िट करके देख सकते हैं। उसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है और कौन सा टॉपिक हम लोग को छोड़ना है। आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम तक आप लोग का हेल्प करेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसमें फर्स्ट टॉपिक है। इसमें 2 पॉइंट आता है। फर्स्ट आता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड आता है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों में जिसमें फर्स्ट है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको सबसे पहले कौन दिया था? लेवोजियर ने दिया था। कब? 1789 में दिया था। 1789 में दिया था। लेवोजियर नाम का साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है कि द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है states that mass in an isolated system, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का मास नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, उसको नहीं हम लोग क्रिएट कर सकते और नहीं उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब नहीं हम उसमें कोई नया चीज़ लाके उसमें क्रिएट बना सकते हैं और नहीं उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में या फिर कोई फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशंस में। फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन या केमिकल रिएक्शन में हम लोग किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो भी मास दिया है, किसी भी एलिमेंट का मास दिया है, उसको हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। इसको हम लोग समझेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि H2 और O2 मिलके हमको क्या देता है? H2O देता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2H2 और 2H2O, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसमें क्या होगा कि जो एक चीज़ है, जो ये इनिशियली हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, दैट इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट। हमको जो H2O जो हमको बन के मिला है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ये हमको जो प्रोडक्ट ये मिला है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का हुआ है, तब हमको H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर, ये है वाटर। अब ये कांस्टेंट कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे H2 है, आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इसका मास कैसे निकालते हैं। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मास हम बस समझा देते हैं। हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, यहीं से निकल जाएगा। हाइड्रोजन का मास 1 है, ऑक्सीजन का मास 16 है। दोनों को हम लोग अलग अलग लिख दिए, एक ये हाइड्रोजन का लिख दिया और एक ऑक्सीजन का लिख दिया। अब हम लोग को ये चीज़ देखना है कि इसमें हाइड्रोजन है कितना? 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन 2 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन है हमारे पास 4। तो एक हाइड्रोजन का मास हम लिखे हैं जो 1 होता है, एक ऑक्सीजन का मास जो 16 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1, क्योंकि 4 से क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 है, तो 4 1 ज़ा 4। बीच में हम लोग प्लस देते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दिए। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे O2 है, यानी ऑक्सीजन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो गया हमारे पास? 16 2 ज़ा 32। सॉल्व करने के बाद हमको ये आता है 36। ये किसका था हमारा? ये रिएक्टेंट का था। ये हमारा किसका था? रिएक्टेंट का था। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में क्या चीज़ है? H2O है, और H2O कितना है? 2 है।
प्रोडक्ट में हमारे पास H2O यानी वाटर का कितना है, इसके पहले 2 है यानी वाटर का 2 है। अब हम ये टोटल का निकालेंगे, ये टोटल का निकालेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, बस हम पहले इसका निकालते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन इसमें कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर अब इसके बीच में तो प्लस वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हम देते क्या है, प्लस ही देते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। अभी ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16। सॉल्व करने के बाद 2 1 जा 2 प्लस 16 ये आता है 18। तो H2O का कितना आया, ओनली H2O का आया 18। इसके पहले 2 है, तो 2 से क्या करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 18 कितना हो गया, 36 हो गया। ये हमारा क्या चीज़ था, प्रोडक्ट था, ये हमारा था प्रोडक्ट। तो अब हम ये चीज़ देखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये क्या चीज़ निकाले हम, इसका मास निकाले हैं। रिएक्टेंट का ये भी क्या है, मास है। ये किसका मास है, ये प्रोडक्ट का मास है। तो इस लॉ से हमको क्या पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन तो हुआ, केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके H2O वाटर बनाया है। तो केमिकल रिएक्शन के बाद भी हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का जो हमारे पास मास है वो 36 है। और इसके बाद जो हमको प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट का मास भी कितना आया, हमको 36 ही आया। यानी कि इसके मास में कोई चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो ये है वो क्या है, कांस्टेंट है। रिएक्टेंट में जितना है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट में भी है। हम इसको बोल सकते हैं कि मास को तो हम क्रिएट नहीं किए, यानी 36 था तो इससे ज़्यादा 2 और क्रिएट करके हम 38 तो नहीं किए। 36 था तो 36 है भी प्रोडक्ट में हमारे पास। हम इसको डिस्ट्रॉय तो नहीं किए, यानी कि रिएक्टेंट में हमारे पास 36 है तो प्रोडक्ट में हम उससे कम तो नहीं कर दिए। उससे कम कर देने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम डिस्ट्रॉय कर दिए, ख़त्म कर दिए, कुछ मास को हम ख़त्म कर दिए। उसको क्रिएट करने का मतलब कि कुछ मास को हम इसमें एक्स्ट्रा ला के ऐड कर दिए, नहीं, जितना हमारे पास था उतना ही है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुआ है उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मास जितना है और प्रोडक्ट जितना है, प्रोडक्ट का मास भी उतना ही है। जितना रिएक्टेंट के मास उतना ही प्रोडक्ट का मास। ये कोई भी हम केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे उसका मास क्या होगा, उतना ही होगा। इसमें कोई भी कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा, यानी हम इसमें क्रिएट नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है कि द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेटेड बाय प्राउस्ट नाम का साइंटिस्ट जो कांस्टेंट लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था, जिसमें इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो। ये क्या कहता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट होता है वो हमेशा फिक्स रेशियो में होता है, उसका रेशियो कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे हम एग्जांपल ही ले ले H2O, ये एक तरह से केमिकल सब्सटेंस हो गया। H2O वाटर है। हम NaCl जिसको क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, जो हम लोग नमक को यूज़ करते हैं खाने में, जो अपने किचन में यूज़ करते हैं, वो NaCl साधारण नमक है, ये वाटर है। इसी से हम लोग समझेंगे इसका जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैसे है देखेंगे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के नीचे 2 है, यानी हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे, 1 ही मानेंगे। जहाँ पे नीचे कुछ नहीं होता है 1। दोनों का रेशियो हम लिखे तो रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया। रेशियो इसका कितना हो गया, 2:1 हो गया। अब एक रेशियो हम इसको निकाल लेते हैं, फिर दोबारा हम लोग ये ऊपर वाले रिएक्शन में हमको क्या था, 2H2O आया था। अब 2H2O से हम निकालते हैं, यहाँ पे हम
2H2O से निकालते हैं। इसमें ये 2 का मतलब जो पहले 2 आता है जिसको हम लोग एज अ कोफिशिएंट शो करते हैं, इस 2 का मतलब कि इस इस जो यहाँ पे हम केमिकल सब्सटेंस लिखे हैं उसमें जितना भी एलिमेंट, जितना भी एटम होगा वो सब के लिए है। तो हाइड्रोजन इसमें 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। और ये 2 इसके लिए भी है क्योंकि इस 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई, इस 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन ये जो 2 है नीचे वाला, ये बस जिसके नीचे होता है उसका होता है। ये हाइड्रोजन के नीचे है तो ये तो बस हाइड्रोजन का है, बट जो पहले हम कोफिशिएंट के फॉर्म अगर जो तौर पे लगा दिए तो ये जितना भी इसमें जितना भी सब्सटेंस, जितना भी एलिमेंट होगा वो सब के लिए होगा। जो ये ऑक्सीजन है इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो 1 2 जा 2, ऑक्सीजन हमारे पास कितना आता है, हमारे पास ऑक्सीजन 2 आता है। अब इसका रेशियो क्या आ गया 4:2 आ गया। अगर रेशियो फॉर्म में हम लिखते हैं तो 4:2 आ गया। और इसमें रेशियो में हम लोग क्या, इसमें कॉमन क्या चीज़ है, इसमें कॉमन है हमारे पास 2, तो फिर क्या बचता है 2:1 बचता है। यहाँ पे रेशियो फिर हमारे पास 2:1 आ गया जो हम पहले निकाले हुए थे। तो रेशियो यहाँ पे फिक्स हुआ कि नहीं, ये रेशियो फिक्स है। हम इसको 3:1 में नहीं लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे तो वो 2:1 में ही लिखेंगे। जैसे इधर NaCl, तो यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है, Na क्या होता है सोडियम होता है, ये 1 है। Cl क्या है क्लोरीन है, क्लोरीन भी 1 है। तो इसका जो रेशियो हुआ वो 1:1 हुआ। अगर हम लिख देते हैं 2NaCl, इसका मतलब कि सोडियम का कितना है, जो Na है वो 2 है और जो क्लोरीन है वो भी 2 है। तो रेशियो 2:2 हो गया। लेकिन हम जो भी कॉमन होता है कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं तो दोनों में 2 कॉमन हो गया, फिर यहाँ पे 1:1 बच गया। तो ये क्या हुआ हमारा कांस्टेंट हुआ। और जो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl है ये हमेशा 1:1 में ही होगा। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, Na2Cl नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। यानी ऐसे लिखने का मतलब कि 2:1 होता है क्योंकि Na कितना 2 हो गया और क्लोरीन कितना हो गया 1 हो गया, तो 2:1 ये गलत है। ये इस लॉज को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छे से इस पे 1-2 एग्जांपल और दे के समझाएंगे।